गुर्दे के मरीजों के वैसे तो बेतहाशा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा ही मुश्किल चैलेंज जो होता है वो है अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुर्दे के मर्ज और ब्लड प्रेशर के दरमियान टू वे स्ट्रीट होती है, यानी कि गुर्दे का मर्ज आपको हाई ब्लड प्रेशर करवा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर आपको गुर्दे का मर्ज करवा सकता है। जब आपको इनका आपस में रिलेशन और कनेक्शन पता चलेगा, तो आपके लिए अपने गुर्दे के मर्ज के दौरान ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अभी भी ट्रैवल स्टूडियो से। गुर्दे के मर्ज और ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आज समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक तो मेन चीज़ों का पता चल जाएगा और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जब आप अपनी गुर्दे के मर्ज के दौरान ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट करेंगे, और ये मैनेजमेंट जो नॉन गुर्दे के मरीज हैं जिनको गुर्दे का मर्ज नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए थोड़ी सी डेफिनेशंस। सबसे पहली होती है प्राइमरी या असेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका मतलब है कि इन्हेरेंट तौर पर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है ब्लड वेसल्स में कोई चेंजेस की वजह से, और जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है एज 40 के बाद, यानी कि बड़ी उम्र के लोगों में। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि कोई अंडरलाइंग कॉज है, कोई एक वजह है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को हाई रख रही है। अब ये वजह कोई हार्मोन्स की चेंजेस भी हो सकती हैं, ये वजह आपका थायराइड भी हो सकता है, ये वजह आपका मोटापा भी हो सकता है, ये वजह आपका स्लीप एपनिया भी हो सकता है, और इसी तरह की बेतहाशा चीज़ें हैं जिनकी मैं पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको नहीं गिना सकता और ना ही ये आज हमारा टॉपिक है। आज हमने प्राइमरीली फोकस करना है एसेंशियल हाइपरटेंशन पे, जो कि एक आम हर बंदे का ब्लड प्रेशर का मर्ज है। इस बात को क्लियर करने के बाद और इस डेफिनेशन को समझने के बाद हम आगे चलते हैं कि एसेंशियल हाइपरटेंशन किन फैक्टर्स की वजह से होता है और किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि हज़ारों लाखों चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो मैं बड़ा नादान हूँगा, और ना ही हमने उन दर्जनों हज़ारों चीज़ों में जाना है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को डिटरमिन करती हैं, जिनमें आपके जीन्स आते हैं, आपके जो गट के माइक्रोबायोम हैं वो आते हैं, आपका एनवायरनमेंट आता है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो 3 बड़ी चीज़ें आपकी बॉडी में हैं जो कि फाइनली ब्लड प्रेशर आपको देती हैं, आपके जिस्म को, वो हैं आपका दिल, आपके खून की शरीयानें यानी कि ब्लड वेसल्स, और उन शरीयानों ब्लड वेसल्स के अंदर रहने वाला खून। इसको मैं कहता होता हूँ किसी मशीन से कंपैरिजन करने के लिए आपका दिल यानी कि पंप, आपकी ब्लड वेसल्स यानी कि आपके पाइप, और आपका खून यानी कि आपका पेट्रोल। ये तीनों चीज़ें मिल के डिटरमिन करती हैं कि आपका वो जो ब्लड प्रेशर है, जिसको आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नंबर से जानते हैं, वो कितना होगा। अब आप इमेजिन करें कि आपका तकरीबन आधा किलो का दिल है जो कि 5 लीटर खून को दिन में कई मर्तबा इन 60,000 किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल में भेजता है, और ये डिटरमिन करता है कि फाइनली आपका ब्लड प्रेशर कितना होना है। इन तीनों में से किसी एक चीज़ की खराबी की वजह से या इन तीनों चीज़ों के मसलों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दिल सख्त हो गया है, थोड़ा मोटा हो गया है, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। उसके बाद जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरीयानें हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी वॉल्स, वो अगर सख्त हो गई हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो वो आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है। फिर आ जाता है उन खून की शरीयानों के अंदर वाला खून, यानी कि आपका ब्लड, उसमें भी ज़्यादती की वजह से या कई खराबियों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके फाइनली डिटरमिन करती हैं एक बड़े फिज़िकल लेवल पे कि आपका ब्लड प्रेशर होना कितना है। अनफॉर्च्युनेटली गुर्दे के मरीज़ों में ये तीनों चीज़ें ही डिस्टर्ब हो जाती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी, जिसकी वजह से गुर्दे के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर का मसला एक कांस्टेंट किस्म का मसला है। जब तक कि आप इसको समझ नहीं जाते,
इसके मुताबिक उस हर स्टेप पे अमल नहीं करते जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होना है, जो कि हम वीडियो के आखिरी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, तब तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि इन तीनों चीज़ों में गुर्दे के मरीज़ में क्या चेंजेस आती हैं। ब्लड वेसल से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड वेसल की सिचुएशन में आपने याद रखना है कि गुर्दे के मरीज़ों में रैस सिस्टम जो है वो अप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है उन लोगों में जो एक्टिवेट होती है पानी की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से। गुर्दे के मरीज़ों में गुर्दे के डैमेज की वजह से ये हर वक़्त एक्टिवेटेड रहती है, जिसकी वजह से ब्लड में रीनन, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन इनका लेवल हाई रहता है और ये हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रक्चरल चेंजेस करके सख्त कर देते हैं। उसके बाद गुर्दे के मरीज़ों में ही किसी भी वजह से जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो कि हमारी खून की शरीयानों को वैसे थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करके रखता है, दबा के रखता है, वो भी परमानेंटली, कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड रहता है। वो भी हमारी खून की शरीयानों को सख्त करके रखता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है इन्फ्लेमेशन, और ये वो इन्फ्लेमेशन नहीं जो हमारे ज़हम में नज़र आती है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की इन्फ्लेमेशन है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स गुर्दे के मरीज़ की बॉडी में ज़्यादा होते हैं टॉक्सिन्स के साथ। और जब ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो ब्लड वेसल्स की अंदरूनी वॉल हैं, उनके जो हेल्दी सेल्स हैं, वो अपना काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाते, वो केमिकल रिलीज़ नहीं कर पाते, जिससे ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, तो ये भी गुर्दे के मरीज़ों में खून की शरीयानों के सख्त होने का सबब बनते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस। अगर आप गुर्दे के मरीज़ भी हैं और आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये समझें कि सोने पे सुहागा या फायर के ऊपर फ्यूल हो जाता है। और वो ब्लड वेसल जो पहले ही अपने आप को अच्छा रिपेयर नहीं कर पा रही, डैमेज्ड हैं और उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुकी हुई हैं, तो कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से आप अपने और स्ट्रेस वाले हार्मोन्स इन पर बम्बार्ड करके इन वेसल्स को और डैमेज करते हैं और सख्त करते चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ब्लड वॉल्यूम पे। गुर्दे के मरीज़ों में ब्लड वॉल्यूम में एक ख़ास किस्म का इज़ाफ़ा हो जाता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि गुर्दे के मरीज़ जिस्म में से नमक को मुकम्मल तौर पर ख़ारिज नहीं कर पाते। जब वो नमक को नहीं ख़ारिज कर पाते, तो पानी को भी ख़ारिज नहीं कर पाते और जिस्म में नमक और पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, और जो बड़ा हिस्सा इस ज़्यादती से अफ़ेक्ट होता है, वो है हमारे खून का वॉल्यूम और ब्लड वेसल के अंदर जो सारा खून है, उसका प्रेशर है, उसमें ज़्यादती। और नमक और पानी की इस ज़्यादती की वजह से दूसरे नमकियात के साथ मिल के ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा रहता है। फिर आ जाता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल, यानी कि आपका अनीमिया। जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो दिल को ज़्यादा काम करके बाकी ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुँचानी पड़ती है, क्योंकि आपके खून में ऑक्सीजन लेवल बड़े ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कम होता है, तो दिल को अपनी मुनासिब मिक़दार की किसी भी अज़ा तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से धड़कना पड़ता है, और ये चेंजेस भी ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने का सबब बनती हैं। तो इन शॉर्ट गुर्दे के मरीज़ों में सॉल्ट की ज़्यादती हो जाती है, नमकियात की ज़्यादती हो जाती है, जिसमें सिर्फ़ सोडियम ही नहीं है, फ़ॉस्फ़ोरस भी है, कैल्शियम भी डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरे केमिकल्स भी आ जाते हैं, पानी की मिक़दार भी ज़्यादा हो जाती है, वेसल्स पहले ही स्टिफ़ होती हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हायर लेवल पे रहना शुरू हो जाता है। और तीसरे और आखिरी नंबर पे आ जाता है पंप इटसेल्फ, यानी कि दिल। गुर्दे के मरीज़ों में दिल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं कि दिल की वॉल्स ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये डायरेक्ट केमिकल रिलेशन की वजह से भी होता है कि गुर्दे के मरीज़ों में कुछ ब्लड में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली जाके दिल के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस करते हैं। ये इनडायरेक्टली इन तरीकों से भी होता है कि जब दिल को सख्त खून की शरीयानों के खिलाफ धड़कना पड़ता है, तो उसमें भी सख्ती आनी शुरू हो जाती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे जब दिल को इतना ज़्यादा सॉल्ट और पानी वाला खून, यानी कि बढ़ा हुआ खून
दूसरे ऑर्गन की तरफ फेंकना पड़ता है, तो उसके काम में भी इज़ाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे हम बॉडी बिल्डिंग के दौरान अपने बॉडी के मसल बिल्ड करते हैं, दिल के मसल्स भी बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। फिर वही सारे सिस्टम जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहे होते हैं, दिल को भी डैमेज कर रहे होते हैं, जैसे कि सिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, रेस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन होते हैं, वो डायरेक्टली दिल के लिए टॉक्सिक हैं अगर वो एक ख़ास लेवल और ख़ास ड्यूरेशन से ज़्यादा तक रहें तो। और ये सारी चीज़ें मिलके गुर्दे के मरीज़ों में दिल की स्ट्रक्चर को डैमेज करती रहती हैं, उसको सख्त बनाती रहती हैं और बाकी दोनों चीज़ों के साथ मिलके यानी कि सख्त ब्लड वेसल्स और ज़्यादा खून की मिकदार के साथ मिलके ब्लड प्रेशर को हाई रखती हैं। अब आप पूछेंगे कि इस सारी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की हमें क्या ज़रूरत है? हमें असल बात बताएँ कि क्या ये ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता है कि नहीं? तो उसी पे हम नेक्स्ट जा रहे हैं कि अगर आपको इस सारी बेसिक थीम की समझ होगी, तो हम जो अगले ब्लड प्रेशर को बेहतर करने वाले स्टेप्स करने जा रहे हैं, वो आपको ज़्यादा लॉजिकल लगेंगे और आप ज़्यादा मोटिवेशन से वो करेंगे। तो इस सिलसिले में आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि कोई भी मेडिसिन जो आप ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकली वो बैंड-एड का काम करती है। यानी कि आपका वो अंडरलाइंग मसला हल नहीं कर रही। आप सिर्फ़ उसको सप्रेस करके कम करके रखना चाहते हैं। जो असल चेंजेज़ आपके अंदर आनी है, वो आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से आनी है। मेडिसिन ज़रूर आपको हेल्प करेगी और हमने उसको इस्तेमाल भी करना है जब बाकी सारी चीज़ें काम करना छोड़ दें। लेकिन वो ट्रीटमेंट का आगाज़ नहीं है। ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट का जो स्टार्ट है, वो आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल से होना है। ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के लिए लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में जो सबसे पहली और अहम चीज़ है, वो है आपकी खुराक। और खुराक में सबसे पहले आपने अपना सॉल्ट यानी कि नमक लेना कम करना है। ये है दिन में 4 ग्राम से कम या 1 टीस्पून से कम, चाय वाले चम्मच से कम। जब आप सॉल्ट कम लेंगे तो आपके जिस्म में नमक की कमी होगी और गुर्दे को इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उस नमक को बाहर निकालने के लिए। फिर आ जाती है आपकी शुगर। आपने शायद अभी तक जाना नहीं या पढ़ा नहीं लेकिन शुगर भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बल्कि शुगर पूरे जिस्म के अंदर जितनी बुरी चीज़ें हो सकती है वो करती है। ब्लड वेसल को डैमेज करने में, यूरिक एसिड को बढ़ाने में और हर इन्फ्लेमेटरी चेंज जो जिस्म में हो सकती है वो शुगर करवाती है। तो शुगर को आपने ब्लड प्रेशर के मामले में अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नमक तो सिर्फ़ मैं कम करने का रिकमेंड कर रहा हूँ। शुगर, मीठी चीज़ें जो अननेचुरल फलों के अलावा मीठा है वो आपने बिल्कुल अपने घर से ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद आ जाती हैं कैफ़ीन और अल्कोहल। जो लोग ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल को कम से कम पे लेके आना है। ये आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद हमारे फ़ेवरेट्स आ जाते हैं सब्ज़ियाँ यानी कि सलाद। और ये मैं कच्ची सलाद वाली सब्ज़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं पकी हुई सब्ज़ियों की बात नहीं कर रहा। उस पे आपने खुद लिटरेचर पढ़ना है। कच्ची सब्ज़ियाँ पकी हुई सब्ज़ियों से या उबली हुई सब्ज़ियों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और फिर आपका डिसेंट अमाउंट में फल, फल में आपने हमेशा एहतियात करनी होती है। सलाद में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्ज़ी खा लें। पहली बात तो आप खा ही नहीं सकेंगे आधा किलो, किलो से ज़्यादा क्योंकि आपका पेट ही फूल जाना है। लेकिन फल में आपने थोड़ी लिमिट लगा के रखनी है। जब आप सलाद और फल हेल्दी अमाउंट में डेली बेसिस पे खाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि नमकियात, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वो सारे आपके पूरे हो जाते हैं और उसके बाद आपके जो आंतड़ियों में माइक्रोबायोम है, जो सारे आपके बैक्टीरिया हैं अंदर के, उनको एक हेल्दी फूड मिलती है, जिसको यूज़ करके वो हेल्दी केमिकल्स बनाते हैं और आपके ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम को बेहतर करते हैं। जब इन फलों और सब्जियों से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, आपके माइक्रोबायोम को हेल्दी फूड मिल जाती है, तो आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं जो आप मल्टीविटामिन्स में, सप्लीमेंट्स में, हर्ब्स में ढूँढ रहे होते हैं। ज़िंक, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम जो भी आपको हेल्दी अमाउंट में चीज़ें चाहिए वो सब इन सब्जियों, सलाद और फलों के अंदर होती हैं और आपको किसी किस्म की कोई सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नमकियात और विटामिन्स मिलके आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को, आपकी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फ़वाइद की लिस्ट मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, आप पहले ही मेरी शायद एक्सरसाइज वाली वीडियो देख चुके हैं। लेकिन बेसिक 2 चीज़ें, एक्सरसाइज आपके दिल को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स को, उनकी दीवारों को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। सिंपली हार्ट का काम बेहतर हो जाता है, ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल के सिलसिले में नींद का भी बड़ा अहम रोल है। नींद के दौरान ही आपकी सारी इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपके डैमेज टिश्यू, ब्लड वेसल्स, हार्ट, किडनी रिपेयर होती है और नींद के दौरान ही आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि सिम्पैथेटिक ब्लड वेसल्स को टाइट करने वाले सिस्टम के ऑपोजिट वाला सिस्टम है, जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, वो एक्टिवेट होता है। और जितना लंबा दौरानिया 6-7 घंटे वो एक्टिवेट रहेगा, उतना ही आपकी ब्लड वेसल्स, आपके दिल, दिमाग और बाकी जो सारे ऑर्गन हैं वो रिलैक्स होंगे और उतना ही उनको हीलिंग का मौका मिलेगा। नींद बेहतर करने से अकेले ही आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए बहुत ही अहम है। उसके बगैर भी आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस लेने वाले बंदों के अंदर उन हार्मोन्स की ज़्यादती होती है जो कि ब्लड वेसल्स को, आपके सारे मसल्स को टाइट करके रखते हैं। तो जब तक आप अपने स्ट्रेस की मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स नहीं होंगी, आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। सिंपल अल्फाज में, अगर आप सारा कुछ कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप एंग्शियस हैं, सिर्फ आप अपना स्ट्रेस नहीं मैनेज कर सकते, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ब्लड प्रेशर फिर भी हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बेहतर नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए वही अद्वियात हैं जो हम प्रोटीन यूरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इनकी मैकेनिज़्म भी वही है जो कि गुर्दे के मरीज़ों में ख़राब हुई होती है। जैसे कि हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये रैस जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है गुर्दे के मरीज़ों में, उसको ब्लॉक करते हैं, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। वही मरीज़ जो 4-5 दवाइयाँ खा के भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इनमें से सिर्फ आप उसको एक मेडिसिन दें और मैक्सिमम डोज़ पे अच्छे तरीके से लेके जाएँ, बाकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ, तो ब्लड प्रेशर ऐसे नीचे आता है जैसे आप खुद बिलीव नहीं करते। उसके बाद आ जाते हैं एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स। ये एक्चुअली एक ट्रिपल मेडिसिन है। ये डायबिटीज़ को बेहतर करती है, आपके पेशाब में से शुगर को खारिज करके, ये ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है जिस्म में से सोडियम या नमकियात को निकाल के, और उसके बाद ये गुर्दे के अंदर प्रोटीन यूरिया को कम करती है, गुर्दे के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस करके। तो ये एक ट्रिपल मेडिसिन है जो कि गुर्दे के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर को बेहतर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तीसरे नंबर पे आ जाती हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिनमें से जो फिनरिनोन है वो अभी तक तो बेसिकली प्रोटीन यूरिया को बेहतर करने के लिए ही अप्रूव हुई हुई है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, लेकिन फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। गुर्दे के मर्ज़ की लेट स्टेजेस में, यानी कि लेट स्टेज 4 में और स्टेज 5 में हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उस स्टेज पर नमक कम खाने के बावजूद भी गुर्दे के अंदर चेंजेस की वजह से गुर्दा ज़्यादा से ज़्यादा नमक बॉडी में रखने की कोशिश करता है। तो ये डायूरेटिक्स जैसे कि लेसिक्स या हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड हैं, ये जिस्म में से नमकियात और पानी को खारिज करने में गुर्दे को मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब हम इस एपिसोड को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं एक छोटी-सी समरी के साथ। आपको एज़ ए गुर्दे के मरीज़ समझ आ गई कि ब्लड प्रेशर आपको होता क्यों है और ये क्यों बेहतर नहीं होता। इस समझ के बाद जब आपने लॉजिकली देखा कि मेरे मर्ज़ के दौरान ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए मैंने लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना है, जिससे छोटी-छोटी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन फाइनली बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैंने वो अद्वियात इस्तेमाल करनी हैं जो कि डायरेक्टली उस मैकेनिज़्म पे जाके काम करेंगी जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। बल्कि मेरा तो अभी तक ये एक्सपीरियंस है कि वो पेशेंट जो रिलीजियसली इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, फाइनली उनका ब्लड प्रेशर इतना लो रहना शुरू हो जाता है कि मेरे लिए उनके साथ ये मेडिसिन्स लेके चलना मुश्किल हो जाता है।
हालांकि उनको ये SGLT2 इनहिबिटर्स और जो दूसरी हमारी किडनी प्रोटेक्टिव मेडिसिन हैं वो चाहिए होती हैं प्रोटीन यूरिया को रोक के रखने के लिए। इवन दो कि उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो भी जाए, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर इतना कम रहना शुरू हो जाता है कि मेरे लिए ये दवाइयाँ यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो में हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है या नहीं रहता? क्या आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर नहीं कर रहे तो अभी करें, अपने डॉक्टर से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछें। दवाइयाँ आपने अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में इस्तेमाल करनी है और मुझे आपकी ओपिनियन, कमेंट्स और एक्सपीरियंस का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।